ऑल द नर्सेज देयर, मैं हूँ आर्यन श्वेता और आप सब लोगों को मेरे चैनल नर्सिंग विद आर्यन श्वेता में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, हालांकि बहुत कंफ्यूजिंग भी है, एक टॉपिक फंडामेंटल की जिसका नाम है एसिड और बेस बैलेंस, एसिड एंड बेस बैलेंस। तो इनमें ये एसिड और बेस बैलेंस में हम पढ़ेंगे एसिडोसिस एल्कलोसिस के बारे में, जो कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड होता है या फिर मेटाबॉलिक रिलेटेड होता है, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले मुझे 2-3 चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि 4 पैरामीटर्स जो कि ये टॉपिक के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है हमारा पीएच। पीएच क्या है दोस्तों के? पीएच एक ऐसा स्केल है जो ना किसी सब्सटेंस की एसिडिक नेचर को इवैल्यूएट करता है। जैसे कि एक ए सब्सटेंस है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है तो उसका पीएच वैल्यू कम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 3 है और सब्सटेंस बी का पीएच वैल्यू 7 है, तो जो वो 3 वाला पीएच है वो बहुत ही एसिडिक है इसके कंपैरिजन में, सेकेंड वाले के कंपैरिजन में। ठीक है, जितना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा पीएच का वैल्यू उतना ही कम आएगा। ठीक है, तो पीएच दोस्तों हमारे बॉडी में एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। हमारे बॉडी के ब्लड का पीएच वैल्यू होना चाहिए 7.35 से लेके 7.45 तक। प्लीज याद कर लीजिए, लिख लीजिए। अब दूसरा पैरामीटर हमको जानना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो है PaO2। ठीक है, तो ये जो PaO2 है इसका नॉर्मल रेंज होता है दोस्तों 80 to 100 mm of Hg। ये भी प्लीज नोट कर लीजिए। तीसरा पैरामीटर है हमारा PaCO2, जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल रेंज होता है दोस्तों हमारा 35 to 45। इसमें एक बहुत ही इजी सा ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगी। जो हमारा पीएच पढ़ा था हमने 7.35 to 7.45, उसमें से 7 हटा लो तो 35 और 45 रह जाता है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का भी नॉर्मल वैल्यू वही है, नॉर्मल रेंज 35 to 45। ठीक है, और चौथा जो आता है पैरामीटर जो आपको याद करना है वो होता है बाइकार्ब। बाइकार्ब मतलब HCO3। ठीक है, जो HCO3 होता है उसका नॉर्मल रेंज होता है 21 से लेके 28 तक, 21 to 28। ओके, तो इतना याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं रेस्पिरेटरी कंडीशन के तरफ। तो रेस्पिरेटरी कंडीशन में दोस्तों हमारा ना उसमें एक हीरो है जिसके अकॉर्डिंग हमारा कंडीशन चेंज होता है। तो वो हीरो कौन है दोस्तों? वो हीरो है कार्बन डाइऑक्साइड। यस, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस लेते समय बॉडी से फेंकते हैं बाहर। ठीक है, तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हम फेंकते हैं बाहर उसको हम एसिडिक मानते हैं। ये एक एसिडिक गैस है, प्लीज याद रखना, ये एक एसिडिक गैस है। ठीक है, अब इसका पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए? 35 to 45 होना चाहिए, है ना। तो रेस्पिरेटरी कंडीशन में 2 चीज हो सकती है, या तो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, या तो आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम हो सकती है ना। तो पहले कंडीशन में देखते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी में बहुत ज्यादा है, आपका बॉडी निकाल नहीं पाया तो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा भर भर के रह गया है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड ठहरा एसिडिक वाला गैस, तो आपकी बॉडी में तो एसिड वाला गैस बहुत ही ज्यादा है, तो आप बहुत ही एसिडिक हो गए। तो क्या हो गया? आपका पीएच का वैल्यू घट जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले कि पीएच का वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। पीएच का वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो उतना ही एल्कलाइन होगा, यानी कि नॉन एसिडिक होगा। तो जैसे कि आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस बहुत बढ़ गया है क्वांटिटी, तो आपका पीएच का वैल्यू घट जाएगा। तो इस कंडीशन में जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू मोर देन 45
45 से ज़्यादा है और आपकी पीएच का वैल्यू 7.35 से कम है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, तो आपको पहले पीएच देखना है, पीएच देख के आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखना है, जिसमें अगर आपको दिखाई दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड 45 से ज़्यादा हो गया है और पीएच 7.35 से कम हो गया है, तो ये कंडीशन आपको बताएगा कि पेशेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया है। तो इस कंडीशन में क्या दिखाई देगा आपको दोस्तों, पेशेंट जो है वो बहुत ही हाफने लगता है, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना चाह रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपने बॉडी से बाहर निकाल सके। तो इसमें जो ये नेजल फ्लेयरिंग बोलते हैं, नाक के जो ये होते हैं, ये ना ऊपर नीचे ऐसे दिखाई देगा आपको। बहुत ही तकलीफ के साथ वो ब्रीदिंग करता है, बहुत ही लेबर्ड ब्रीदिंग दिखाई देगा आपको। तो इस कंडीशन में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हो, ऑक्सीजन भी सप्लीमेंटेशन दे सकते हो, या फिर आपके अगर पेशेंट के गले में बहुत ज़्यादा सिक्रीशन जमा हो गया है, उसकी वजह से वो नहीं ले पा रहा है अच्छे से सांस, तो आप वो भी सक्शन आउट कर सकते हो। और आपके फिजिशियन ने जो भी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब किया है वो आप दे सकते हो। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन में आता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम है, क्या आपकी बॉडी ने बहुत ही ज़्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड फेंक लिया है और जितना चाहिए अपनी बॉडी को उतना भी नहीं बचा हुआ है आपके बॉडी में। अब इस कंडीशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो एसिडिक है, वो बहुत कम है, लेस देन 35 है। तो क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी तो अल्कलाइन प्रॉपर्टी में चली जाएगी। जैसे अल्कलाइन प्रॉपर्टी में चली जाएगी, आपकी पीएच का वैल्यू ऊपर होता चला जाएगा। तो इस कंडीशन में जहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड 35 से कम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और पीएच का वैल्यू 7.45 से ऊपर है, तो ये कंडीशन क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है दोस्तों। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है और पीएच का वैल्यू कम होता है, तो उसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। और जिस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू लेस होता है, कम होता है, और पीएच का वैल्यू ज़्यादा होता है, वो होता है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। इसमें आपको बाइकार्बोनेट वो आपको नॉर्मल रेंज के अंदर ही दिखाई देगी, सिर्फ पीएच का वैल्यू डिस्टर्ब्ड होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू डिस्टर्ब्ड होगा। तो आते हैं दोस्तों मेटाबॉलिक कंडीशन के पास। तो मेटाबॉलिक कंडीशन में भी दोस्तों, जैसे मैंने रेस्पिरेटर में बताया था कि रेस्पिरेटरी का अपना हीरो है जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम एसिडिक मानते हैं। मेटाबॉलिक में भी एक हमारा हीरो है जो कि बाइकार्ब है, HCO3, जिसको हम एल्कलाइन मानते हैं। प्लीज याद रखना दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी कंडीशन का हीरो है जो एसिडिक है, और बाइकार्ब है जो मेटाबॉलिक कंडीशन का हीरो है, वो है एल्कलाइन। ठीक है, तो इसमें भी दो किस्से हो सकते हैं, या तो आपके पास बहुत ही ज्यादा बाइकार्ब है या तो आपके पास बहुत ही कम बाइकार्ब है ना। तो पहले में देखते हैं, अगर आपके बॉडी में बहुत ही ज्यादा बाइकार्ब है, मतलब कि नॉर्मल रेंज से ज्यादा, कितना है नॉर्मल रेंज, 21 to 28 है, राइट। तो अगर HCO3 का वैल्यू, बाइकार्ब का वैल्यू आपका 28 से ऊपर है, बहुत ज्यादा है, मतलब वो क्या हो रहा है, आपका बॉडी बहुत ही अल्कलाइन में जा रहा है। अल्कलाइन में जा रहा है मतलब पीएच का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि पीएच तो भाई जितना कम हो उतना एसिडिक है, जितना ज्यादा हो उतना अल्कलाइन है। तो बाइकार्ब ज्यादा हो, 28 से ज्यादा हो, तो वो बहुत अल्कलाइन हो रहा है, तो पीएच का वैल्यू भी ऊपर ही होगा, 7.45 से ज्यादा ही होगा। तो ये कंडीशन जो है, इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, और अगर दूसरे किस्से में आए तो बाइकार्ब अगर कम है, 21 से कम है, तो क्या हो रहा है, अल्कलाइन नेचर कम हो रहा है, मतलब एसिडिक बढ़ रहा है ना। अल्कलाइन कम होना मतलब एसिडिक बढ़ना, एसिडिक कम होना मतलब अल्कलाइन बढ़ना, इन दोनों का ना उल्टा चलता रहता है। तो जैसे कि अल्कलाइन कम हो रहा है तो पीएच भी घट जाएगा, 7.35 से कम हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जहां पीएच भी कम है और बाइकार्ब भी कम है अपने नॉर्मल रेंज से, इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, ये मेटाबॉलिक कंडीशन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रेंज के अंदर ही मिलेगा। ठीक है,
अब लास्ट में दोस्तों मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो आपको कैसे कंक्लूड करना है कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस में है या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में, या फिर ये रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। ठीक है, आप एक एग्जांपल ले लो कि आपके अंडर में एक पेशेंट असाइन हो गया है, पेशेंट का नाम है ए, पेशेंट ए। तो आपके अंडर में वो पेशेंट है और उसका एबीजे एनालिसिस आपके हाथों में है। तो पहले स्टेप आपको लेना है, सिर्फ 2 स्टेप है इसमें। ठीक है, तो पहले स्टेप आपको लेना क्या है, आपको पीएच देखनी है। तो पीएच देख लो आप, पीएच अगर 7.35 से कम है तो वो हो गया एसिडोसिस की तरफ जा रहा है ना, क्योंकि पीएच जितना लो होता है उतना एसिडिक नेचर ज्यादा होता है। तो पीएच देखना दोस्तों 7.35 से कम है तो वो एसिडोसिस है। अगर पीएच 7.45 से ज्यादा है तो वो एल्कलोसिस है। इतना ध्यान में रखना, पीएच देख लेना अपना। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप क्या करना है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखना है और बाइकार्ब देखना है। ये 2 हीरो को देखना है और इनमें से पता लगाना है कि कौन विलन हो रहा है यहाँ पे, मतलब कौन अपने नॉर्मल रेंज से नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो आप देखो अगर कार्बन डाइऑक्साइड अपने नॉर्मल रेंज के अंदर ही है लेकिन बाइकार्ब में थोड़ा गड़बड़ है, या तो वो कम है ना, या तो वो 21 से कम है या 28 से ज्यादा है, तो आप पटक से पकड़ लेना कि ये मेटाबॉलिक रिलेटेड है। और एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है तो वो तो हमने फर्स्ट स्टेप में जान ही चुके हैं। तो मेटाबॉलिक का हो गया ये, और एसिडोसिस या एल्कलोसिस आपका फर्स्ट स्टेप में जान चुके हो, वो मिला के लिख देना है, या तो वो एसिडोसिस है या वो एल्कलोसिस है। और अगर बाइकार्ब अपने नॉर्मल रेंज के अंदर है लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड कुछ विलन खेल रहा है, मतलब गड़बड़ हो रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किसका हीरो था, रेस्पिरेटरी कंडीशन का, ये विलन हो रहा है तो ये कंडीशन रेस्पिरेटरी का है। और फिर एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है ये तो हमने फर्स्ट स्टेप में जान ही चुके हैं, है ना। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि ये रेस्पिरेटरी रिलेटेड है या मेटाबॉलिक रिलेटेड है, या फिर ये एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। एसिडोसिस और एल्कलोसिस हमेशा पीएच देख के स्टेप 1 में ही खत्म हो जाता है, और वेदर इट इज रेस्पिरेटरी या फिर मेटाबॉलिक ये आपको स्टेप 2 में पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसिड बेस बैलेंस, बहुत ही सिंपल तरीका में। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढ के आपके पास वापस आ जाऊँ। थैंक यू।